नमस्कार। कार्यक्रम खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत। दर्शकों, आज खास मुलाकात कार्यक्रम में हम आपको जिस शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि उन्होंने उत्तराखंड के लोक नृत्य और संस्कृति के संरक्षण और लुप्त होते हुए वाद्य यंत्रों के संरक्षण की दिशा में बहुत सारा काम किया है। साथ ही वो पर्वतीय जनजातियों की संस्कृति के संरक्षण की दिशा में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ बतौर मेहमान इस कार्यक्रम में साथ हैं श्री प्रेम हिंदवाल जी, जो वरिष्ठ लोक कलाकार एवं रंगकर्मी हैं। नमस्कार हिंदवाल जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो बिल्कुल आपकी शुरुआत से करना चाहेंगे कि चमोली से लेकर के और राष्ट्रीय स्तर तक आपने अपनी जो एक पहचान बनाई है, अपने सफ़र के बारे में हमें बताइए। मैं सबसे पहले आभार प्रकट करता हूँ दूरदर्शन का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, और मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैम, हमारा ग्रामीण से लेकर के और राष्ट्रीय स्तर तक के सभी प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर विजेता होना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसके लिए तमाम हमारे जो कलाकार हैं हमारे क्षेत्र के, उन लोगों के महत्वपूर्ण योगदान से ये हो पाया है। तो हमने 2009 में ग्रामीण से मंडल, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। युवा कल्याण विभाग की तरफ से जो खेल महोत्सव होता है जी। उसमें हमने प्रतिभाग किया और उसमें हम 2 बार राज्य चैंपियन बने। और फिर 2019 में राष्ट्रीय आदिवासी लोक नृत्य महोत्सव छत्तीसगढ़ में हम लोग राष्ट्रीय लोक चैंपियन बने जी। और हमने उत्तराखंड की तरफ से हम प्रतिभाग करते हुए हमने ये सभी स्तरों में जीत हासिल की है। जी, अभी आपने जैसे बात की छत्तीसगढ़ में जो आपने जीता, तो उसमें मैं बताना चाहूँगी दर्शकों को भी कि जो आदिवासी नृत्य महोत्सव था उसमें उत्तराखंड जो है उसने प्रथम स्थान हासिल किया था। जी, तो उसका आपका अनुभव कैसा रहा? वहाँ पे मैम, जब हम लोग अपने घर से वहाँ गए तो हम लोगों को रास्ते में उन पूरा स्टाफ का फ़ोन आ रहा था, तो उससे मनोबल हमारा बढ़ता गया मैम। जैसे हम वहाँ पहुँचे तो रेलवे स्टेशन पर हम उत्तराखंड से जितने भी कलाकार गए थे उन कलाकारों का बहुत भव्य स्वागत हुआ। तो वहाँ से हमारा बहुत ज़्यादा मनोबल बढ़ा था। फिर हमें लगा भाई कि ऐसा संस्कार और ऐसा स्वागत किया जा रहा है तो हमको मेहनत करनी हो रही। वहाँ जैसे हम पहुँचे, रहने खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, तो उस तमाम चीज़ देख करके हमारा मनोबल बहुत बढ़ा। और फिर हम लोगों ने बहुत मेहनत की और हमारा जो बगडवाल नृत्य था हमने वहाँ पे अच्छी प्रैक्टिस भी की और सभी बच्चों को बुलाकर हमने बताया कि भाई अपने वेशभूषा और अपने जो हमारे मूल वाद्य यंत्र है उनकी सजावट हमने बहुत अच्छे ढंग से की थी। और अंततः ऐसा हुआ कि हमारी सब चीज़ और परफॉर्मेंस को देखते हुए जो जितने भी जज साहब आए थे वो लोग इम्प्रेस हुए और हमको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। जी, मतलब आपने पूरी प्रतियोगिता में परंपरा पर फोकस रखा कि जो कुछ भी है वो हमारी लोक संस्कृति से जुड़े हुए वाद्य यंत्र हों। आपने पाश्चात्य किसी चीज़ का भी उसमें उपयोग नहीं किया? नहीं मैम, मैंने अपने जीवन में, मुझे अब 30-32 साल इस लाइन में हो गया लोक कल्चर की, मैंने कभी भी आज तक किसी भी पाश्चात्य वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया है। मैंने हमेशा अपने ढोल, दमाव, हुड़का, डौर, मुछंग, तुरई, नागफनी, ये हमारे मूल वाद्य यंत्र है और हम इन्हीं का प्रयोग करते हैं। और आज तक भी ये वाद्य यंत्र हमारे पास हैं और जहाँ भी जाएँ हम इन्हीं पे आधारित नृत्य करते हैं, इन वाद्य यंत्रों पे। जी, जैसे अभी बात हुई हमारी कि एक राष्ट्रीय स्तर तक आपने उत्तराखंड को एक पहचान दिलाई है। ये विचार कि मुझे लोक नृत्यों के संरक्षण के लिए कुछ करना चाहिए या मुझे लुप्त होते हुए वाद्य यंत्रों के लिए कुछ करना चाहिए, तो इस चीज़ की प्रेरणा या इस चीज़ का विचार आपके मन में कब आया, कैसे आया? मैं, मुझे याद है कि मैं 10-11 साल का था जब जोशीमठ, तो थोड़ा सा शहर जैसा है, वहाँ से जब अपने मूल गांव में फरके गया और वहाँ पे बगडवाल नृत्य का आयोजन हो रहा था। तो मैंने जब वहाँ पे बगडवाल नृत्य देखा तो मुझे ऐसा लगा कि भाई मैं किस दुनिया में हूँ मैं। जो वहाँ पे हमारी माता बहनें अवतरित हो रहे थे, जो हमारे बुजुर्ग थे वो अवतरित हो रहे थे, उनके साथ जो ढोल दमाव इनका धुन मैंने सुना तो मुझे ये लगा कि भाई मुझे भी ये सीखना चाहे। फिर मेरे उस ओर रुझान हुआ और मैं धीरे धीरे उन चीज़ों को मैंने समझा, परखा और वहाँ से मैंने अपने मित्र से सीखा ये सारी चीज़ें, ढोल दमाव बजाना और नृत्य को मैं सब अपने जो हमारे उस क्षेत्र के बुजुर्ग हैं हमारे, उन लोगों से मैंने सीखा। फिर मैंने क्या किया कि धीरे धीरे वो एक ग्रुप बनाया मैंने वहाँ पे,
मुझे याद है कि हमारे जो दुम्बाधार में एक 15 अगस्त का उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो मैंने अपने फरके गांव से वहाँ पे प्रतिभाग किया और वहाँ पे हम लोग फर्स्ट पोजीशन पर रहे यही बगडवाल नृत्य में। और जब मुझे पहली बार वहाँ पे इनाम मिला तो मुझे ऐसा लगा कि भाई ये तो बहुत अच्छी लाइन है, मुझे इसमें होना चाहिए। फिर प्रयास ये हुआ कि हमने वहाँ से उस नृत्य को देहरादून तक पहुँचाया और देहरादून के बाद हम लोग दिल्ली गए। दिल्ली के बाद सब लोगों की मेहनत से और हम लोग हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके आशीर्वाद से मैम हम अभी कम से कम 21-22 स्टेटों में हमने ये प्रोग्राम कर चुके हैं और बस ये सिलसिला तब से जी, मतलब वहाँ से उत्साह बढ़ा और ये सफ़र अब चल रहा है। जी मैम, बिल्कुल। अच्छा, जैसे अभी आपने बात की ढोल और दमाऊ की, तो आपने लुप्त होते हुए वाद्य यंत्रों पे काफ़ी काम किया है और एक गुरु शिष्य परंपरा योजना के तहत आप युवाओं को सिखाते भी हैं, तो इस बारे में बताइए कि ये गुरु शिष्य परंपरा योजना है क्या? और गुरु शिष्य परंपरा योजना हमारे उत्तराखंड सरकार ने ये चालू की थी और नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर से मैंने 2006, 7, 8, 9 तीन साल ये गुरु शिष्य परंपरा की योजना मैंने चलाई और उसमें मैंने कई नवयुवक बच्चों को, जो बच्चे आज इस ओर अग्रसर नहीं हो रहे हैं, उन बच्चों को इकट्ठा करके मैंने उनको ढोल दमाऊ का प्रशिक्षण दिया और कई वाद्य यंत्र सिखाए मैंने उन बच्चों को। और आज कई बच्चे ये सीख करके आपने उनका रोजगार का भी साधन बना हुआ है और लोग काम कर रहे हैं मंच पे आज ये वाद्य यंत्र का। तो मैंने ये जो गुरु शिष्य परंपरा है ये निरंतर अभी इसका कार्य हम लोग करते ही आ रहे हैं। जी, तो जैसे आपने जब गुरु शिष्य परंपरा की योजना के तहत युवाओं को जब प्रशिक्षण दिया तो आपने क्या महसूस किया? जैसे आप भी जब युवा थे, मतलब आपको तो बचपन से ही जैसे इस चीज़ की प्रेरणा मिली कि मुझे इसमें कुछ करना चाहिए, तो उन युवाओं में आपको वो उत्साह देखने को मिला या कहीं कोई कमी आप महसूस करते हैं कि हमारे युवाओं में अपनी लोक संस्कृति को लेकर के जैसा रुझान होना चाहिए वैसा है या नहीं है? मैम, सीखना और सिखाना ये तो एक प्रचलन है ही है जी। लेकिन मैं एक चीज़ मानता हूँ कि उत्तराखंड में ढोल दमाऊ एक कुष्ठ रोग की तरह हो गया है जिसे कोई छूना नहीं चाहता है। अब ये क्या है मैम, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है और ये मैं भी नहीं समझ पाया कि यार ऐसा होता क्यों है, जो लोग वो करते हैं। लेकिन इस ढोल दमाऊ पे आधारित पे ये पूरे नृत्य हमारे हैं, हमारे रीति रिवाज इसी पे निर्भर है। लेकिन ऐसा आज क्यों होता है, ये बड़ी विडंबना है। इसलिए आज युवाओं में इसे सीखने के प्रति कोई रुझान नहीं है। तो बहुत मुश्किल होता है जब हम ऐसे कहीं पे कार्यशाला लगाते हैं तो युवा आने को राजी नहीं होते हैं। अगर हम किसी पाश्चात्य वाद्य यंत्र पे लगाएं तो वहाँ पे बहुत जल्दी लोग आ जाते हैं और ढोल दमाऊ पे अगर हम कहीं कार्यशाला लगाएंगे तो वहाँ पे आने को राजी नहीं होता है। तो आपकी कैसी अपेक्षा है कि आपको कैसा सहयोग मिले अगर लोक और संस्कृति और इन वाद्य यंत्रों और नृत्य जो लोक नृत्य हैं उनको बढ़ावा देने के लिए किस तरह का एक आपके मन में आता है कि अगर मेरे पास साधन संसाधन और सहयोग ये तीनों चीज़ें मुझे मिलें तो मैं इस दिशा में कैसा काम करूं? मैम, हमारी जो उत्तराखंड की लोक संस्कृति है वो सबसे भिन्न है, अलौकिक छटा है उसकी, चाहे वो कुमाऊं से हो, जौनसार से हो, चाहे गढ़वाल से हो। हम लोग जितना भी काम करते हैं हमें लगता है कि आगे देखते हुए कि भाई हमने बहुत कम काम किया है, इस पे बहुत ज़्यादा काम हम कर सकते हैं। आप हारुल जौनसार का ले लो, जी जी, छपेली कुमाऊं के ले लो, गढ़वाल के तो कई नृत्य हैं। इन नृत्यों को जब हम देखते हैं तो मनमुग्ध हो जाते हैं मैम। तो मन में एक ख्याल आता है यार कि हम क्यों ना इन नृत्यों को संरक्षित करके एक ऐसे मुकाम तक पहुंचाए जहाँ पे लोग बोलें कि ये हमारा नृत्य है। जैसे कि अभी हाल में एक बॉलीवुड मूवी में छलिया नृत्य को प्रस्तुत किया गया था, तो इस तरह का कुछ होना चाहिए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। इसके सबसे पहले तो हमारी जो सरकार है, सरकार को जितने भी लोक कलाकार है इन लोक कलाकारों को एक राष्ट्रीय स्तर तक का मानदेय देना चाहिए। अब मानदेय इतना कम होता है मैम कि इस और अग्रसर होना नवयुवकों में बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हमको एक राष्ट्रीय स्तर का मानदेय मिल जाता है तो मैं समझता कि आने वाले समय में नवयुवक इस और अग्रसर होंगे। हाँ जी, मतलब शौकिया नहीं, उसे करियर के रूप में भी अपना सकेंगे अगर इस दिशा में ज़्यादा काम हो तो। एक चीज़ और, जैसे आपने बताया कि आपको जूनियर फेलोशिप मिला केंद्रीय मानव संस्कृति मंत्रालय की तरफ से, जिसमें आपने उत्तराखंड के वाद्य यंत्रों पे काफ़ी उन्हें लिटरेचर उपलब्ध कराए, इसके बारे में बताइए ज़रा।
2012-13 में मैंने अप्लाई किया था। ये संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की एक योजना है जिसमें कि तमाम चीज़ों में मिलता है, ये किसी भी विधा में मिलता है। तो मेरा फोक म्यूजिक पे था, तो एक इंटरव्यू हुआ था मेरा दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में। तो वहाँ पे मुझे सेलेक्ट किया गया 2012-13 के लिए। तो मैंने जितने भी हमारे उत्तराखंड में वाद्य यंत्र हैं, उन वाद्य यंत्रों पर मैंने शोध किया था। तो उसकी 6 महीने में एक रिपोर्ट भेजनी पड़ती है, भारत सरकार को भेजी थी। तो मैंने उसमें उनके फोटोग्राफ्स, उस वाद्य यंत्रों की उपयोगिता, कब कब वो यूज होते हैं और आज उसकी जो छीण हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, उस बारे में भी मैंने 2 साल का अनुसंधान किया और भारत सरकार की इसकी रिपोर्ट भेजी, जिसके लिए मुझे पर मंथ 10,000 रुपया संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से दिया गया है जी। और मेरे ख्याल से आप उत्तराखंड के फर्स्ट आर्टिस्ट थे जिनको ये फेलोशिप। हाँ, मैं उत्तराखंड का पहला जूनियर फेलोशिप अवार्डी हूँ मैं। जी जी। हाँ, अब उसके बाद मैंने फिर कई लोगों को बताया कि भाई आप फॉर्म भरो, आपको भी मिल सकता है। आप कोई भी कुछ भी काम करते हैं, आप चाहे आप नृत्य करते हैं, चाहे वादक हैं, चाहे आप कवि हैं, आप फॉर्म भरिए। और कई लोगों ने भरा। उसके बाद तो एक जौनसार से भी एक लड़की को ये फेलोशिप मिला है, तो अच्छी बात है, रोजगार मिल रहा है। जी 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 जी, बहुत अच्छी बात है। अभी एक और चीज़ है, जैसे आपने एक मलारी गांव में एक प्रारूप शिल्प बनाया है गांव के मकानों का, जो वहां पर एक अच्छा खासा पर्यटन का केंद्र बन गया है। लोग पर्यटकों के लिए बहुत आकर्षण है उस चीज़ को देखने के लिए। तो इसका आपने इसका सोचा कैसे और कैसे इसे पूरा किया? मैम, हम लोग इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में जब हमारा प्रोग्राम लगा था 2009 में, तो जब मैं अपना ग्रुप लेके वहाँ पे गया तो मैंने देखा कि वहाँ पे भारत की सभी जनजातियों के मकान बने हैं, प्रारूप शिल्प बने हैं। तो वहाँ पे जितनी भी जनजाति है भारत की, सबके बने हुए हैं। तो मेरे दिमाग में यह आया कि भाई हमारे क्षेत्र का भी एक मकान अगर यहाँ बन जाए तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी। फिर मैं तत्कालीन जो वहाँ पे डायरेक्टर साहब थे उनसे मैंने अपनी बातें रखी। उनको मैंने बताया सर कि यहाँ पे हमारे क्षेत्र का भी एक मकान होना चाहिए। उन्होंने मेरी बात को स्वीकार किया और अपने एक अधिकारी भेजा। और उसके बाद जो मलारी में एक डिज़ाइन था, उस डिज़ाइन की फ़ोटो खींच करके भोपाल गए और हमारे क्षेत्र के 9 आर्टिस्ट गए जिन्होंने वहाँ पे वो मकान बनाया। और 9-10 में उस मकान को बहुत लोगों ने पसंद किया और वो मकान आज भी वहाँ विराजमान है। और हमें बहुत खुशी होती है कि वो मकान, हमारा एक भोटिया हाउस नाम है उस मकान का, वो बना हुआ है। और हम जब भी प्रोग्राम में वहाँ जाते हैं तो उसी मकान पे ठहरते हैं हम, क्योंकि वहाँ पे अपनापन का एक एहसास होता है हमें उस मकान में रहना। जी जी जी। तो जैसे वो जो प्रारूप शिल्प है, तो उसका मतलब जो उसका आइडिया है या जो उसकी सोच है, वो आपने कहाँ से लिया? मुझे प्रेरणा वहीं से मिली, मुझे संग्रहालय से। क्योंकि संग्रहालय में मैंने जैसे बताया कि भारत की पूरी वो जनजाति के आवास है वहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगता है वो देखना। तो भिन्न भिन्न लोग हैं, अपनी अपनी वो है, अपनी अपनी एक पहचान है मकानों की। तो वैसे ही तब मुझे वहाँ से प्रेरणा मिली कि भाई हाँ, मुझे भी एक ऐसा मकान यहाँ पे बनवाना था। तो अपने क्षेत्र का जो एक अच्छा सा मकान था, पुराना डिज़ाइन, वो फिर वहाँ पे बना है। और संग्रहालय से जुड़ करके मैम हमें पहली बार अपने लोक कलाकार होने का गर्व हुआ, महसूस हुआ। क्योंकि वो लोग कलाकारों का मान सम्मान बहुत अच्छा ढंग से करते हैं, अच्छा मान दे देते हैं। और वहाँ पे सभी कलाकारों को एसी ठल्ड का टिकट देते हैं। तो वहाँ से बड़ा गौरव जैसा होता है। वहाँ से जब लेटर आता है, उस लेटर में लिखा होता है कि आप एसी ठल्ड में आइए, और हम एसी ठल्ड में जाने का प्रयास करते हैं। और हमारे सुदूर क्षेत्र के कलाकार, मैम हमारे उधर तो अभी बिजली पानी अब आया है, हम लोग तो ऐसे 4 जगह जोन देख के हमें अच्छा लगता है। तो इन चीज़ों का, सब चीज़ को सुख भोगना भी एक अलग महसूस होता है। तो थोड़ा सा प्रेरणा मिलती है फिर यहाँ से। जी, ये लगता है कि चलो जो राह चुनी है वो राह उतनी कठिन नहीं है, थोड़ी कठिन ज़रूर है, मगर उसमें जो नाम मिल रहा है वो देख करके वो कठिनाई आप भूल जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ है कि आदमी की अपनी एक सामाजिक जिम्मेदारी है, एक सामाजिक जीवन है, तो स्वाभाविक है जीवन यापन के लिए हम कुछ करते हैं और ये आपका एक शौक है। तो आप इन चीज़ों को कैसे संतुलित करते हैं जो इतना काम आप कर पा रहे हैं? मैम, मेरा प्रयास रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्षेत्र के लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, वेशभूषा और इन पे काम करूं। लेकिन जीवन में समय बहुत कम मिलता है। लेकिन जब भी कुछ होता है तो मैं सोशल मीडिया के, व्हाट्सएप के ज़रिए लोगों को समझाने का प्रयास करता हूं
कि आइए और हमारे साथ इन नृत्यों में जुड़िए, अपनी वेशभूषा को जानिए, अपने वाद्य यंत्र को जानिए, अपने आभूषण को जानिए, क्योंकि इसका जो एक परिणाम जो आ रहा है कि धीरे धीरे जो हमारे लोक नृत्य हैं, वाद्य यंत्र विलुप्त की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो इन पे काम करने की बहुत आवश्यकता है। हमारा सरकार तो बहुत अच्छा पैसा देता है ऐसा वो इस क्षेत्र में, लेकिन हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम उस पैसे को किस हिसाब से यूज करें। कहीं भी सरकार 10 लाख 20 लाख देता है किसी भी मेले करने के लिए। जी हाँ, मेलों वगैरह में इन सब चीज़ों का चलन बहुत है। वहाँ पे जो हमारे आयोजन समिति है, वो आयोजन समिति को इतना ज्ञान होना चाहिए कि हम आज जो पब्लिक के सामने क्या प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं और इस प्रस्तुतिकरण से हमारे आने वाले बच्चे सीखेंगे क्या, ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन आयोजन समिति की होनी चाहिए। और सर हम तो सरकार को बोल नहीं सकते कि आप लोग नहीं पैसा दे रहे, सरकार पैसा दे रही है, लेकिन हमको उस पैसे का यूटिलाइज अपने हिसाब से करना चाहिए, ताकि हम लोग उस मेले से आने वाले जो हमारे बच्चे हैं इनमें एक संदेश दें कि ये हमारी वास्तविक लोक नृत्य है, ये हमारा वास्तविक वाद्य यंत्र है। लेकिन मैम आज बहुत मुश्किल से ऐसा देखने को मिलता है। आप यूट्यूब में देख लो, जो नृत्य कर रहे हैं वो कौन सा नृत्य है पता नहीं, जो बज रहा है वो कौन से वाद्य यंत्र पता नहीं, लेकिन फिर भी खर्चा हो रहा है। तो इस पे सरकार को थोड़ा सा गाइडलाइन बनाने पड़ेगा और उस हिसाब से फिर आगे चलना पड़ेगा। जी जी, जैसे अभी आपने बात की कि हमारे बच्चे कैसे सीखेंगे इन सब चीज़ों को, तो जैसे अब हम बात करें कि आजकल जो बच्चे हैं अगर कहीं कुछ परफॉर्म भी करना है तो सबसे पहला जो उनके दिमाग में चॉइस होती है वो कोई ना कोई एक बॉलीवुड गीत संगीत होता है। स्कूलों में भी कार्यक्रमों में भी लोक संस्कृति के से जुड़े हुए कार्यक्रम थोड़े कम देखने को मिलते हैं। तो ये देख करके आपको कैसा लगता है कि इस दिशा में क्या होना चाहिए, किस तरह की जिम्मेदारी सभी ने समझनी चाहिए? मैम आज के परिप्रेक्ष्य में बदलाव होना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन इतना भी ना बदलाव हो कि वो बदल ही जाए, उसका रूप ही बदल जाए। ना बिल्कुल, उसका पूरा रूप ही बदल जाए, ये भी ठीक नहीं है। तो हम लोगों को प्रयास ये करना चाहिए कि हमारे जितने भी जो फास्ट नृत्य है उन नृत्यों पे काम करें। उसको जो हल्का से आप बदलाव दे सकते हैं, उसको हल्का सा कोरियोग्राफी आप कर सकते हैं, लेकिन सेम हो। कई सारे स्टेप है, लेकिन उस स्टेप को हमको चुन करके उन बच्चों को बताना पड़ेगा कि ये हमारे कई नृत्य हैं मैम जो हम कर सकते हैं। हमारे जो मेरा जो समुदाय है उसमें जो हमारे मुख्य नृत्य पौड़ा नृत्य है। पौड़ा नृत्य होता है अतिथि द्वारा ये नृत्य किया जाता है। फिर बगडवाल नृत्य है, मुखोटा नृत्य है और लास्पा नृत्य है। तो हमारा पूरा फोकस इसी पर रहता है कि हम इस नृत्य को कैसे पब्लिक के सामने प्रस्तुत करें। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ मैम आज कि मैंने कभी भी जनता जनार्दन के सम्मुख में कभी झूठ नहीं परोसा। मेरे जो प्रोग्राम रहता है वो सीधा जो गांव में होता है वही मैं मंच पर करने का प्रयास करता हूँ, और आज तक मैंने किया भी ऐसा ही है, चाहे किसी को पसंद आए या ना आए। लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं गाँव को उठा करके मंच पर रखूँ, और आप देखिए कि ये हमारी कल्चर है। और उसकी ताकत हमें इस साल महसूस हुई जब हम छत्तीसगढ़ में फर्स्ट आए। जी हाँ, वो तो खैर आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि रही। अच्छा, जैसे अभी कोई एक कार्यक्रम आप करते हैं तो उस कार्यक्रम में बैक स्टेज से लेकर के परफॉर्मेंस तक की जितनी भी जिम्मेदारियां होती हैं, फिर इनको आप कैसे इतनी बखूबी संभाल लेते हैं? मैम हमारा जो ग्रुप है वो सारे लोग कल्चर एक्सपर्ट है, और वो जिसको जो काम दिया जाता है वो बहुत ईमानदारी और बड़े निष्ठा के साथ करता है। तो जैसे हम लोग इंस्ट्रूमेंट पे हैं, उन लोगों को बता देते हैं यहाँ पे खड़े होना है, वो हम पहले ही वो कर देते हैं। नृत्य किधर से आएंगे, कोई किधर से आएगा, बीच में कई पार्ट्स होते हैं जो हमें बीच में आने पड़ते हैं। तो ये हम सब कलाकारों को एक खाका जैसा बंधा हुआ है। अब फिर सबसे बड़ी बात क्या है मैम कि हम लोग कुछ कोरियोग्राफी करके नहीं कर रहे हैं, हम वो करते हैं जो हमारे बुजुर्गों ने किया है और उनके द्वारा हमें विरासत में मिला है। तो हमको ज़्यादा नया करने की ज़रूरत तो है नहीं कि जो याद ना रहे, क्योंकि हमको विरासत में मिला हुआ है। हमें पता है कि कब क्या स्टेप करना है, ये कुदरती है, और इसलिए ये बहुत ईजी हो जाता है। तो जैसे उसकी ज्वेलरी है और उनके कपड़ों हैं, तो इनके बारे में कैसे सोचते हैं आप? इसके लिए भी आपने टीम बना रखी है मैम? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है किसी भी परफॉर्मेंस का, कि उसमें आपका सब कुछ जो है वो बिल्कुल आपके संस्कृति का ओरिजिनल चीज़ होनी चाहिए, जो मूल आपके उसमें इस्तेमाल होती हैं। बिल्कुल मैम, हमारी जो वेशभूषा है वो एक बहुत ही अट्रैक्शन वेशभूषा है। आप उस वेशभूषा को देखोगे तो आपको भी लगेगा कि दिखने में अलग होता है। मैं आपको बता देता हूँ कि जब मैंने शुरुआत इस वेशभूषा से की थी तो कहीं पे हमें नकारात्मक भी सुनने को मिला हमारी वेशभूषा को लेकर के,
लेकिन हमने उसको उतना वो नहीं किया। हमने फिर आगे बढ़ते गए, क्योंकि हमारा जो नीचे का महिलाओं के पोशाक होता है, वो जो पाखी होता है वो काला कलर का होता है, और उसके ऊपर नीला कुछ भी आंगड़ी होता है और घूंघटी होता है, ये चीज़ होता है। तो कई लोगों ने हमें कमेंट्स किए, तो हमने कभी भी इन चीज़ों को ध्यान में नहीं दिया। हम बस आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। आज हमारी भोटिया ड्रेस आपको महामहिम राष्ट्रपति, महामहिम राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री जी के ऑफिसों में, बड़े बड़े जगह आप हमारी महिलाओं के चित्र वहाँ पे लगाए जाते हैं, तब जाके बहुत गर्व होता है हमें कि हाँ, हमने जो काम अभी कर रहे हैं ये सब सही है। जैसे अभी आपने बताया कि आप भोटिया जनजाति के संरक्षण के लिए बहुत काम कर रहे हैं, तो उसमें ऐसे कौन कौन सी खूबियाँ हैं जिनको आप चाहते हैं कि ये लोगों तक पहुँचनी चाहिए? मैम, हमारी जो क्षेत्र की जो नृत्य की खूबियाँ हैं, वो एक वास्तविक जो होता है गांव में, और उनके पूरे जितने भी ज्वेलरी हो, चाहे वेशभूषा हो, इनके साथ किया जाता है खुद गा करके। और वो जो गीत हैं, उन गीतों के अनुरूप वो नृत्य और वो वाद्य यंत्र एकदम समावेश बनता है, इसलिए वो बहुत विशेषता हो जाती है उन नृत्यों की। जी, तो जैसे इसके लिए आपने जिला स्तर पर और इस स्तर पर आपने क्या क्या प्रयास किए हैं? जैसे आपके जो गृह जिला है, वहाँ पर किस किस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन, क्या आप सालाना करते हैं कि ये चीज़ें लोगों के बीच में बार बार लगातार पहुँचती रहें? प्रयास रहता है मैम मेरा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम करें, लेकिन जिस ज़िले में मैं हूँ, चमोली ज़िले का, उस ज़िले में हमने प्रोग्राम बहुत कम किए हैं, लेकिन चमोली ज़िला के लिए हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं। अब मैम, बहुत दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि हमें अपने ज़िले में प्रोग्राम नहीं मिलते हैं, तो बहुत मनोबल घटता है मैम। 62 साल का गौचर मेला है, कभी हमें 1 रुपये का प्रोग्राम नहीं मिला वहाँ पे। बंड विकास मेला में हम लोगों का प्रोग्राम, वहाँ कल्चर प्रोग्राम होते हैं, हमको कभी आमंत्रित नहीं किया जाता है। और पोखरी में प्रोग्राम होते हैं, वहाँ पे भी हमें कभी आमंत्रित नहीं किया जाता है। तो थोड़ा सा मनोबल घटता है इन चीज़ों से कि यार, जिस ज़िले में हमें और जिस गांव के हमें जोशीमठ में सरदोष हुआ, पर हमको आमंत्रित नहीं किया गया है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए बहुत मनोबल घटता है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। जो दल वहाँ पे काम कर रहा है, पहले उनको प्राथमिकता मिलना चाहिए, जो दल काम कर रहा है, और फिर उसके बाद आप बाहर से भी बुलाओ, अच्छी बात है, सबको बुलाने चाहिए, आमंत्रित करने चाहिए, बड़े बड़े लोग कलाकार हैं। लेकिन जो आपके गांव के जो ऐसा दल है, जिस दल ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता जीत गए हो, कम से कम उसको तो पैसा ज़्यादा ना दो, कम दो, पर लेकिन बुलाना जरूर चाहे। तो ये चीज़ बहुत दुख होता है इन चीज़ों से। जी हाँ, सम्मान बहुत बड़ी चीज़ होती है। पैसा भले थोड़ा कम ही मिले, लेकिन सम्मान जो आप काम कर रहे हैं उसका आपको यथोचित सम्मान ज़रूर मतलब मिलना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ जो अच्छी बात है हमारे पर्वतीय गाँवों की, कि वहाँ हर साल मौसम विशेष के हिसाब से मेलों का आयोजन ज़रूर होता है। तो इन मेलों को कितना बड़ा हम एक जरिया बना सकते हैं, जो काम आप कर रहे हैं उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए? मैम, मेले जितने भी होते हैं, ये हमारे जो लोक संस्कृति के संरक्षण के प्रतीक हैं, क्योंकि मेलों में ही हमको सब चीज़ देखने को मिलता है। तो इन मेलों में सरकार द्वारा, इन मेलों को जितने भी अच्छे अच्छे मेले हैं, इनको सरकार द्वारा सैकीय मेला घोषित करने चाहिए, ताकि यहाँ पे काम बेहतर हो सके। तो इस पे काम होना बहुत ज़रूरी है जी, क्योंकि मेलों में सिर्फ एक नृत्य या लोक संस्कृति की बात नहीं है, वहाँ खान पान, वेशभूषा, आपके पूजा के रीति रिवाज, ये सारी चीज़ें एक साथ होती हैं। तो इनको एक बहुत अच्छा जरिया बना सकते हैं, जिससे कि इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाया जा सके। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। हम ये प्रोग्राम जो आप कह रही है, ये प्रोग्राम हम बाहर जाके करते हैं। हमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भेजता है बाहर, कई स्टेटों में भेजा, जिसमें हम क्या अपने खान पान, अपने वेशभूषा, अपने वाद्य यंत्र की प्रस्तुति भी देते हैं। और वहाँ पे जो हम लोग का धन होता है, जो कालीन होता है, स्वेटर, गर्म स्वेटर होता है, हम लोग बनाते भी हैं और फिर बेचते भी हैं। और ये सब चीज़ हम लोग बाहर राज्यों में करते हैं, तो हमारे क्षेत्र में भी होने चाहिए, ताकि जो बच्चे आज इन चीज़ों से दूर जा रहे हैं वो इस ओर अग्रसर हो। जी जी, थोड़ी सी सहायता की कमी आपको महसूस होती है। एक बात जो है, ये आजकल टेलीविज़न और इंटरनेट का है ज़माना, तो क्या कुछ ऑनलाइन भी सोचा है आपने, चैनल वगैरह बना करके इस चीज़ को हम आगे बढ़ा सकें?
मैम पहले तो हमें ज्ञान नहीं था कि ऐसा ऐसा होता है, लेकिन धीरे धीरे जिस हिसाब से स्मार्टफोनों के जरिए आज हो रहा है तो जी, ये बहुत बड़ा जरिया बन सकता बिल्कुल है। बिल्कुल इससे मैसेज जाते हैं। लेकिन जब से ऐसा हुआ है तब से थोड़ा सा हम लोगों को मान सम्मान भी मिलने लग गया, लोगों को पता भी चला कि भाई हाँ कि कोई टीम है जो कि बाहर से जीत के आई है, तो लोगों ने बहुत बधाई भी दी और अच्छा भी लगा। तो ये अभी हम बहुत प्रयास कर रहे हैं कि इसको हम सोशल मीडिया के जरिए इसको हम प्रसारित करें, और मेरा निरंतर प्रयास है। मैं अपने फेसबुक पर अपने उस पर डालता रहता हूँ अपने क्षेत्र की जो वेशभूषा है, जो वाद्य यंत्र है, जो ज्वेलरी है, और मैं एक एक ज्वेलरी के साथ उसका पूरा डिटेल भी भेजता हूँ कि ये उसके पूरे बारे में लिखकर भी भेजता हूँ, और मैं ये काम करते आया हूँ ताकि लोग इसको समझें, इस चीज़ को समझें। और जैसे अब आजकल जो है आपका किसी राज्य विशेष की जो ज्वेलरीज हैं, वेशभूषा है, इनको लोग ऑनलाइन खरीदी वगैरह भी करते हैं, तो इस दिशा में भी सोचा जा सकता है। अच्छा, चलते चलते अब हम आपके साथ चर्चा करते करते कार्यक्रम के अंतिम चरण में आप पहुँचे हैं, तो चलते चलते मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आज आपने व्यक्तिगत स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक जो अपना एक मुकाम हासिल किया है, इससे आगे अब आप और क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं? मैम मैंने पहले भी कहा है कि हमने ग्रामीण, मंडल, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक जितने भी प्रतियोगिता होते हैं उसमें हमने जीत हासिल की है। अब एक सपना है कि मैं इंटरनेशनल लेवल भी प्रतिभाग करूं और उसमें मैं उत्तराखंड के लिए और अपने देश के लिए कुछ करूं, जीतूं। जी बिल्कुल, हम चाहेंगे कि आपकी ये जो मनोकामना है वो बहुत जल्द पूरी हो। हिंदवाल साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने अपने प्रयासों के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज खास मुलाकात में बस इतना ही। नमस्कार।